हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों, आप लोग जो है हमें सपोर्ट अवश्य करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एम.एन. श्रीनिवास ने निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सांस्कृतिकरण, बी ऑप्शन है लौकिकीकरण, सी ऑप्शन है पश्चिमीकरण, डी ऑप्शन है आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एम.एन. श्रीनिवास हैं, इन्होंने जो है यह कॉन्सेप्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जाति की गतिशीलता की व्याख्या की है। किस कॉन्सेप्ट में? ये चारों ही कॉन्सेप्ट दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ए ऑप्शन। ठीक है, संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? दो गुणात्मक चरों के बीच सहविसरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है PHI4, बी ऑप्शन है यूले का, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों ही, PHI और यूले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श, बी ऑप्शन है जो उपलब्ध है उनमें चयनित प्रतिदर्श, सी ऑप्शन है शोध के उद्देश्य उत्तरदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श का चयन, डी ऑप्शन है विभिन्न वर्गों के उत्तरदाताओं को ध्यान में रखते हुए चयनित प्रतिदर्श। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श जो है प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये एग्जाम्स में। रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। जब एक चर गुणात्मक है और दूसरा चर परिमाणात्मक तो उनके बीच सहविसरण ज्ञात करने के लिए माप का उपयोग किया जाएगा। किस माप का उपयोग किया जाएगा? हम ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काई स्क्वायर। ठीक है, जब एक चर जो है क्या होता है? गुणात्मक, और दूसरा चर क्या होता है? परिमाणात्मक, तो उनके बीच जो सहविसरण है उसे ज्ञात करने के लिए कौन से माप का उपयोग किया जाता है? काई स्क्वायर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है। विवृत तालिका से माध्य की परिगणना की जा सकती है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है माध्यिका और बहुलक, बी ऑप्शन है बहुलक एवं माध्य, सी ऑप्शन है माध्य एवं माध्यिका, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, और इस पेपर में आपको रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस अवश्य ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, और ये रिसर्च जो है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीजीटी हो या एनटीए नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो हमेशा जो है रिसर्च से रिलेटेड जो है टॉपिक से क्वेश्चंस उठाते ही हैं। तो हमें जो है साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस जो है रिवाइज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विवृत तालिका से कौन से माध्य की परिगणना की जाती है? बी ऑप्शन। ठीक है, बहुलक एवं माध्य का जो है विवृत तालिका से माध्य की गणना की जाती है, बहुलक एवं माध्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है व्यक्तिगत अध्ययन का? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है संबंधों के बारे में सामान्यीकरण करना। बी ऑप्शन है परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना। सी ऑप्शन है परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। डी ऑप्शन है परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ये व्यक्तिगत अध्ययन होता है, इस पद्धति का उद्देश्य क्या है? परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाइज आप लोग सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि जो है अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम कार्य और भी अच्छे से और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रश्नावली, बी ऑप्शन है प्रेक्षण अवलोकन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो गैर साक्षर हैं, मतलब कि जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए जब आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति जो है उपयुक्त मानी जाती हैं, तो हमें इन दोनों में से हमें जो है करेक्ट बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन है प्रश्नावली, बी ऑप्शन है प्रेक्षण अवलोकन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनसे अगर हमें आंकड़ा एकत्रित करना होगा तो उसके लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी? प्रेक्षण अवलोकन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रेक्षण या अवलोकन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गणवेशनात्मक शोध डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्नों की छानबीन की जाती है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है यह क्यों है, बी ऑप्शन है यह क्या है, सी ऑप्शन है यह किस प्रकार है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो गणवेशनात्मक शोध डिजाइन है, इसमें जो है किस प्रकार के प्रश्नों की छानबीन की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो गणवेशनात्मक शोध डिजाइन होता है, इसमें जो है प्रश्नों की जब छानबीन की जाती है तो गणवेशनात्मक जो रिसर्च है उसमें यह क्यों है, यह क्या है, यह किस प्रकार है, यह तीनों ही चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस शोध डिजाइन में जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों ही प्रश्नों का उसमें जो है छानबीन की जाती है, किसमें? गणवेशनात्मक शोध डिजाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक तथ्यों परिदृश्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? हम ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देखकर ही जान गए होंगे कि यह जो है किसका कॉन्सेप्ट है। तो सामाजिक जो तथ्यों हैं अर्थात सोशल फैक्ट, तो उसे जो है सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा है। किसने समझा है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आर के मर्टन, बी ऑप्शन है पॉल एफ लेजासफेल्ड, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इमाइल दुर्खाइम। जो इमाइल दुर्खाइम महोदय हैं, ये जो है सोशल फैक्ट को सामाजिक वस्तुओं जैसा माना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 है, ये 10 है। ठीक है, कोई ना, हम जो है इसे किसने अपने
क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम देखते हैं, इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है डब्ल्यू डिल्थे, बी ऑप्शन है इमैनुएल दुर्कहाइम, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है दया कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इमैनुएल जो दुर्कहाइम है, इन्होंने जो है अपने क्रमबद्ध लेखों में क्या लिखा है? वस्तुनिष्ठता पर। ठीक है, वैज्ञानिकता पर एक तरह से, मतलब कि उसमें जो है किसी तरह का पक्षपात या विश्वास पर कार्य न करके उसे उस पर जो है वैज्ञानिकता पर कार्य किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जो है अच्छे से याद कर लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? आंकड़े के संग्रह के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किसने किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने पहले ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है, तो ये रिवीजन क्लास एक तरह से चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो जो है हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करें। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है बी मेलिनोव्स्की, सी ऑप्शन है एस सी दुबे, डी ऑप्शन है एन के बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सहभागी अवलोकन है, इस पद्धति का प्रयोग जो है इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट होगा? किसने की है, किसने उपयोग किया है? बी मेलिनोव्स्की महोदय ने। ठीक है, तो बी मेलिनोव्स्की महोदय कहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया है? किस द्वीप में? टोबियाडा द्वीप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है इमैनुएल दुर्कहाइम, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है वी परेटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इमैनुएल दुर्कहाइम। कौन सी बुक में? द सुसाइड बुक में। ठीक है, तो इमैनुएल दुर्कहाइम का जो द सुसाइड बुक है, जो प्रकाशित हुआ था 1897 में, तो उस बुक में जो है तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था इमैनुएल दुर्कहाइम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है वर्ग हित, बी ऑप्शन है वर्ग चेतना, सी ऑप्शन है वर्ग गठन, डी ऑप्शन है वर्ग की पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग चेतना। ठीक है, जो वर्ग चेतना कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स महोदय द्वारा। तो उस वर्ग संघर्ष के लिए सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है वर्ग चेतना को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर सेट है, तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव मिलेंगे। और जब आप रिवीजन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको लगेगा कि हमें सब आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, रिवीजन करते हुए ये जो है आप में एक कॉन्फिडेंस फील कराएगा। और साथ ही साथ इसी में इंक्लूड ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो आपको जो है जो पता है और जो नहीं पता, वो सारी चीज़ें आप जो है रिवाइज करते चलेंगे, तो जो नहीं पता है वो भी आपको पता चलती रहेंगी। और आप याद करते जाइए या स्क्रीनशॉट करके आप कहीं पर रख लें और उसे किसी कॉपी में लिख लें। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ कौन सा संबंधित है? ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है अंतःक्रिया में उपयोग के लिए प्रतीकों को बदल नहीं सकते, बी ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ समझ पर आधारित अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग बदल सकते हैं, सी ऑप्शन है स्थिति के निर्वचन के लिए अंतःक्रिया उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं, डी ऑप्शन है सोचने की क्षमता के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया मूलभूत सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत से कौन सा ये चारों ऑप्शन में से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इसका जो है मूलभूत सिद्धांत संबंधित होता है कि यह जो स्थिति होती है, इसके निर्वचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तर्कपूर्ण क्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया, सी ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों रूप से तार्किक क्रिया, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परेटो द्वारा जो तर्कपूर्ण क्रिया दिया गया है, कौन सी क्रिया, एक क्रिया होती है तार्किक क्रिया, दूसरा होता है अतार्किक क्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि तर्कपूर्ण जो क्रिया है इसकी अवधारणा से कौन से अनुप्रयोग है, मतलब उपयोगी है। तो जो तर्कपूर्ण क्रिया है यह वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, तो हम कथन पहले देख लेते हैं कि अभिकथन ए क्या कह रहा है। तो अभिकथन ए है, क्रिया या कृत्य के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। ठीक है, तो इसके बाद से कारण दिया गया है। कारण आर क्या कह रहा है, समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठन के रूप में को समझा जाता है और इसलिए केवल इन्हीं ही व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने के योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए ऑप्शन ये कोट में दिया गया है, ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम इसे देखते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि लगाकर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लगा के हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्रिया या कृत्य के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। क्योंकि जो आर दिया गया है कि समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठन के रूप में समझा जाता है, इसलिए केवल इन्हें व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यह होगा कि ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, कि क्रिया या कृत्य सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। क्योंकि समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के, ये कथन सही है। ठीक है, हम आर देख लेते, क्योंकि इसलिए केवल इन्हें व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है, ये भी सही है। ये जो है इसका जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, जब आप इसे जो है 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि जो है ए और आर क्या कह रहा है और इसकी व्याख्या कैसे जो है उल्लेख कर रही है। ठीक है, कैसे इसका अर्थ निकल रहा है। आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करते रहेंगे और 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप जब 3-4 बार पढ़ते हैं और उसको लगाते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको अंततः बाद में समझ में
आने लगता है। कोई भी चीज़ हम अगर जब सीखते हैं पहले तो नहीं समझ आता है, फिर बाद में हमें समझ आने लगता है। किसने समर्थन किया, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह को विस्तारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पार्सन्स। ठीक है, जो पार्सन्स महोदय हैं इन्होंने इस बात का समर्थन किया कि जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण है इसको जो है संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक जो है विस्तारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम निम्नांकित में से किस कथन को उसमें पहचाना है? ए ऑप्शन हम देखते हैं, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, बी ऑप्शन है दंड का भय, सी ऑप्शन है समाज का लचीलापन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। ठीक है, अपराध के जो अप्रत्यक्ष कार्य हैं उसमें जो है दुर्खिम ने पहचाना है कि मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव जो है अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों में माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मेलानोव्स्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, बी ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, सी ऑप्शन है संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, डी ऑप्शन है दैनिक जीवन एवं गतिविधियों को में सामूहिक सामुदायिक सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, या जो है मेलानोव्स्की के प्रतीकात्मक व्यवस्था में जो है प्रयुक्त नहीं होती। ठीक है, और यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है, यह जो है राल्फ डरहेंडार्फ का स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेलानोव्स्की का की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? सी ऑप्शन। ठीक है, संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। ठीक है, ये अमल है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सगोत्रता व्यवस्था, सी ऑप्शन है वंशावली, बी ऑप्शन है नेतृत्व, डी ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नेतृत्व। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो समाज के एकीकरण है उसमें जो उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नेतृत्व। ठीक है, जो नेतृत्व होता है इसमें जो है या जो है अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन के समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति योगदान नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मध्यम वर्गीय सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कॉलिंस, बी ऑप्शन है कोजर, सी ऑप्शन डरेंडार्फ, डी ऑप्शन है एंजिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है डरेंडार्फ महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है नाडेल, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है मर्डॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
नाडेल। ठीक है, भूमिका की आंतरिक जो संरचना है या कॉन्सेप्ट किसने दिया है, SF नाडेल महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है गेमाइनसॉफ्ट बंधु समाज या समुदाय या गेसेलसॉफ्ट समिति। बी ऑप्शन है ज्वैक्रेशनल और वर्करेशनल। सी ऑप्शन है यांत्रिक और जैविक सायवी एकता। डी ऑप्शन है इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण है, इसमें कौन सा जो है कॉन्सेप्ट प्रयुक्त होता है। तो सभ्यता में परिवर्तन के लिए जो है उसके विश्लेषण के लिए इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। और इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सोरोकिन महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गेमिनसॉफ्ट और गेसिलसॉफ्ट ये किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है तौनीज महोदय। ज्वैक्रेशनल और वर्करेशनल ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मैक्स वेबर महोदय। और यांत्रिक और जैविक सायवी एकता किसने दिया है, दुर्खाइम महोदय। और इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है सोरोकिन महोदय। ठीक है, चारों ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे क्लियर कर दिया। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इसे क्लियर किया। तो इसके क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। संस्कृतिकरण निम्नांकित की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो संस्कृतिकरण है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बताइए आप लोग। ये कॉन्सेप्ट दिया है MN श्रीनिवासन ने। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो संस्कृतिकरण प्रक्रिया है या क्या है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है। ए ऑप्शन है ऋजुजननीय परिवर्तन आर्थोजेनेटिक। सेकेंड है अलिंग जनित परिवर्तन हेट्रोजेनेटिक। सी ऑप्शन है सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। डी और 4 है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो जो संस्कृताइजेशन है यह कैसा प्रोसेस है, तो हम जो है इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ए और तीसरा। बी ऑप्शन है एक और चौथा। सी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। डी ऑप्शन है दूसरा और चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये संस्कृतिकरण जो प्रक्रिया होती है यह होती है अलिंग जनित हेट्रोजेनेटिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा और तीसरा है सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है। ए ऑप्शन है वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। बी ऑप्शन है सामाजिक स्थिति परिस्थिति के निम्नतम सोपान पर उनके सापेक्ष उच्चता। सी ऑप्शन है जो परिस्थिति के ज़्यादा उच्च सोपान पर हैं उनके सापेक्ष निम्नता। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो सामाजिक वर्ग होता है, ठीक है, उसके लिए क्या अनिवार्य है, इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो जो सामाजिक वर्ग है इसके लिए अनिवार्य है वर्ग सदस्यों के मध्य समानता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। करेक्ट, ए आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रजातिगत सिद्धांत। बी ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत। सी ऑप्शन है पेशा संबंधी या व्यवसायिक सिद्धांत। डी ऑप्शन है पारंपरिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पारंपरिक सिद्धांत।
जो पारंपरिक सिद्धांत है यह हमें विश्वास दिलाता है कि जो जाति प्रथा होती है यह मानवीय नहीं वरन क्या होती है, दिव्य मूल की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, बी ऑप्शन है यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है, सी ऑप्शन है यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायता करती है, डी ऑप्शन है यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है, सोशल स्टेटिफिकेशन, यह प्रकार्यात्मक उपयोगिता में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन की यह जो है समाज में जो सोशल स्टेटिफिकेशन है यह अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है, यह सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, फ्रॉयड के अनुसार सुपर ईगो परा अहम व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ है। ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण, बी ऑप्शन है वृद्धावस्था में समाजीकरण, सी ऑप्शन है समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो फ्रॉयड के अनुसार जो सुपर ईगो है मतलब पराअहम, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया जो उस व्यक्ति के समस्त जीवन में घटित होती है। ठीक है, इसे सृजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है, हम लिखते हैं हम कौन हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है स्वभावना के द्वारा, बी ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, सी ऑप्शन है हमारे साथ लोगों के द्वारा अनुभव द्वारा, डी ऑप्शन है अपने को कोई अन्य व्यक्ति होने जैसी कल्पना द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वभावना के द्वारा। ठीक है, जो लुकिंग क्लास है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसका अर्थ होता है कि हम सीखते हैं कि हम कौन हैं, मतलब स्वभावना के द्वारा। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है यह किसने दिया है, चार्ल्स कूले महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, प्राचीन और ये प्राचीन है, ठीक है, प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफ़ी अंतर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित नहीं करता है। हम ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है कार्यों को का ज़्यादा बड़ा या विशिष्टीकरण, बी ऑप्शन है आधुनिक नौकरशाही की विशालता, सी ऑप्शन है समाज के प्रभावशाली पहलू, डी ऑप्शन है आदेश अधिक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आदेश अधिक्रम। जो आदेश अधिक्रम है यह जो है प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में अंतर है। ठीक है, अंतर काफ़ी अंतर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसमें इंगित नहीं करता है। तो जो आदेश अधिक्रम है यह जो है इस अंतर को इंगित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं बेस्टिक क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बेस्टिक परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है मर्डॉक, बी ऑप्शन है जिमरमैन, सी ऑप्शन है दुर्खीम, डी ऑप्शन है वार्नर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बेस्टिक परिवार है इस कॉन्सेप्ट किसने कॉन्सेप्ट दिया है, जिमरमैन महोदय ने। ठीक है, जिमरमैन जो बेस्टिक परिवार की अवधारणा है यह दिया है जिमरमैन महोदय ने। इनकी कौन सी बुक में, फैमिली एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, फैमिली और सिविलाइजेशन जो बुक है इनकी, उस बुक में इन्होंने यह कॉन्सेप्ट बेस्टिक परिवार की अवधारणा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 का मात्र सत्तात्मक परिवार। ठीक है, ये मात्र सत्तात्मक परिवार है, ये स्त्री है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक परिवार में स्त्री की
स्थिति के समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। तो निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, ये नहीं है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम ऑप्शन देखते हैं। वंश परंपरा के माँ के जरिए चलती है। बी ऑप्शन है विवाह संबंध स्थायी नहीं है। सी ऑप्शन है पत्नी अपने पति के घर में रहती है। डी ऑप्शन है स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो मातृ सत्तात्मक परिवार होता है उसमें जो स्त्री है उसमें जो है सर्वोच्च माना जाता है। तो यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है मातृ सत्तात्मक परिवार की इन चारों ऑप्शन में से। तो इसमें ए ऑप्शन वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, विवाह संबंध स्थायी नहीं है और स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। तो ए बी डी ये दोनों ही जो है सही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा मातृ सत्तात्मक परिवार में विशेषता नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पत्नी अपने पति के घर में रहती है। ये जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि जो है इसमें जो है पति जो है पत्नी के घर रहता है। ठीक है, यह यदा कदा आता जाता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मातृ सत्तात्मक परिवार का ये विशेषता नहीं है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्नांकित में दो अभिकथन ए और कारण आर पढ़िए। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन आ गया। तो अभिकथन क्या है? समकालिक समाज में विवाह का सर्वाधिक सामान्य रूप एक विवाह प्रथा है। तो ये तो सही है कि जो आज का वर्तमान समाज है इसमें जो है सर्वाधिक सामान्य रूप से एक विवाह प्रथा पाई जा रही है। ठीक है, इस समय तो हम लोग जो वर्तमान में एक विवाह ही प्रचलन में है। तो कारण आर क्या दिया है? स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ऊंचा उठता है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे जो है गलत लग रहा है, ये गलत ही होगा। ठीक है, वर्तमान समाज में जो विवाह है यह सर्वाधिक सामान्य रूप में एक विवाह का प्रचलन है, प्रथा है। स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ऊंचा उठता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ये सही है और गलत है। क्यों? ये क्वेश्चन देखने से ही हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि भी अभी आपको लगाने से तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब एक विवाह होता है इसके जरिए ही जो है स्त्रियों का सामाजिक स्तर नहीं ऊंचा उठ सकता, बल्कि इसके लिए जो है स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, स्वावलंबन भी ज़रूरी है, आत्मनिर्भर जैसी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आवश्यक है स्त्रियों के सामाजिक स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए। ठीक है, एक विवाह ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें लड़कियों का पढ़ा लिखा होना, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर और उसे अपने अधिकार को जानना, ये सारी ही चीज़ें जो है स्त्रियों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन। ठीक है, ए और आर, ए सत्य है परंतु आर असत्य, ये यहीं पे ही सॉल्व हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है? प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है मॉर्टन, सी ऑप्शन है होम्स, बी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है समनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रत्याशी समाजीकरण है इसका कॉन्सेप्ट दिया है मर्टन ने। ठीक है, मर्टन ने प्रत्याशी समाजीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। भूमिका निभाना, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जीवन यात्रा के संस्कार, सी ऑप्शन है परिस्थिति को निश्चित रूप देना, डी ऑप्शन है विन्यास स्टेटस सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं जीवन यात्रा के संस्कार। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है वैन गैनप महोदय। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है संस्कृत वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। बी ऑप्शन है संस्कृत का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। सी ऑप्शन है संस्कृति गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। डी ऑप्शन है हम जो हैं वही संस्कृत है और जो हमारे पास हम जो कुछ है वह सभ्यता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये पीसीएस और यूपीएससी वगैरह में जो है इसे एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखने के लिए पूछते हैं और साथ ही साथ ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और हमारे एनटीए नेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी का। तो संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या होता है कि संस्कृति क्या है? हम जो हैं वही संस्कृति हैं। ठीक है, हम क्या हैं? यह जो है संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह है सभ्यता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है जॉनसन्स, बी ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है टॉयनबी, डी ऑप्शन है बर्जर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पीटर बर्गर है। ठीक है, बर्जर ये बर्गर जो भी आप मान लें। क्वेश्चन नंबर 35 है किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? तो यह स्टेटमेंट है मैकाइवर का। ठीक है, मैकाइवर महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर आपको यदा कदा समाज में भी सुनने को मिलेगा और एग्जाम्स में तो देखने को मिलता ही है। निम्नलिखित में से किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा है? इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स महोदय। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको ये रिपीटेटिव देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ये फ्री का नंबर है। ठीक है, एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 37। एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है समुदाय, सी ऑप्शन है समिति, डी ऑप्शन है राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जो है इसे बताइएगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग इसको बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें या फिर आप इसे जो है कहीं पे लिख लें और इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने देख भी लिया, कोई ना, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सामाजिक संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है संस्थाएं, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है लोगों की चेतना, डी ऑप्शन है समितियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सामाजिक संबंध होता है वह प्राथमिक रूप से किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों की चेतना से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सामाजिक संबंध होता है वह प्राथमिक रूप से जुड़ा होता है लोगों की चेतना से। क्वेश्चन नंबर 38 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा सामाजिक संबंध में लोगों की चेतना को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, सामाजिक संबंध लोगों की चेतना के साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजिक संबंधों का तात्पर्य उन संबंधों से होता है जो व्यक्तियों द्वारा जागरूकता की दशा में स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। यही दशा
सामाजिक संबंधों की स्थापना सर्वप्रमुख और मूल कारण है। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि विभिन्न प्रकार के संबंधों की कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक तरह से जो है सामाजिक संबंध क्या है, जो व्यक्तियों द्वारा जागरूकता की दशा में बनाए जाते हैं, ठीक है, स्थापित किए जाते हैं। और जो सामाजिक संबंध का क्षेत्र है यह इतना व्यापक है जिसे जो है जिसके लिए कोई सूची नहीं बनाई जा सकती है। मतलब यह एक तरह से बहुत ही व्यापक क्षेत्र माना जाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है, निम्नांकित में से उसे पहचाने। किसने समझा है? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कूले, बी ऑप्शन है वार्ड, सी ऑप्शन है सिमेल, डी ऑप्शन है गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, गिडिंग्स। जो ऐसे लेखक गिडिंग्स महोदय हैं, इन्होंने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है। किसने? गिडिंग्स महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित लेखकों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है स्पेंसर, बी ऑप्शन है कॉम्ट, सी ऑप्शन है टॉनिज, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया है? तो आप सारे लोगों को तो ये पता ही होगा, बी ऑप्शन कॉम्ट, ठीक है, जो अगस्ट कॉम्ट महोदय हैं, इन्होंने सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया था। किस बुक में? पॉजिटिव पॉलिटी में। ठीक है, ये बुक का नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। और ये कितने खंडों में है? ये है 4 खंडों में। ठीक, बुक का नाम है पॉजिटिव पॉलिटी, 4 खंडों में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर गाइज आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, जहाँ पर सारी सूचनाएं लिखी रहती हैं। आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। चैनल के वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें आप टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और कोई कमेंट हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। और साथ ही साथ सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो एक तरह से हमारे लिए ये मोटिवेशन का कार्य करता है। मतलब थोड़ा और उत्सुक होकर हम कार्य करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए। फिर मिलते हैं हम कल 9 बजे। डेली क्लासेज यहाँ पे होती हैं शाम के 9 बजे। आप लोग 9 PM पे आपको क्लास मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।